जिसे टाला नहीं जा सकता था। रुको। उसके कदम अचानक रुक गए। वो मेरी तरफ पीठ करके खड़ा रहा। उसके कंधे बहुत तनाव में थे, जैसे कोई मूर्ति हो। मैंने धीरे से कहा, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। हमारे बीच खामोशी एक अदृश्य जाल की तरह फैल गई। काफी देर बाद उसने धीरे धीरे मुड़कर मेरी तरफ देखा। ये पहली बार था जब वह इस घर में लौटने के बाद मेरी आंखों में सीधे देख रहा था। उसकी आंखों में बहुत सी जटिल भावनाएं उमड़ रही थीं। कृतज्ञता जिसे वह छिपा नहीं पा रहा था, अपमान जिसे वह ढक नहीं पा रहा था, और कुछ ऐसा जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। एक दृढ़ता, जैसे वो लगभग इनकार कर रहा हो। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने आखिरकार बोलना शुरू किया। उसकी आवाज भारी और सूखी थी, जैसे उसका गला कई बार रगड़ा गया हो। हर शब्द बहुत भारी लग रहा था। मैं यहाँ मुफ्त में नहीं रह सकता। ये वाक्य हल्का था, लेकिन मेरे दिल में किसी जलते हुए कील की तरह चुभ गया। मैंने देखा कि वो अब भी इन बातों पर अड़ा हुआ था और अपने आत्मसम्मान को झुकने नहीं देना चाहता था। मैंने उसके पीले और थके हुए चेहरे को देखा। मेरे दिल में दर्द, करुणा और थोड़ी सी प्रशंसा थी, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। मैंने बहस नहीं की, बस मुड़कर स्टडी रूम में चला गया। किताबों की अलमारी की सबसे गहरी दराज से मैंने एक साधारण सी नोटबुक निकाली, जिसका कवर पीला पड़ चुका था और किनारे पुराने हो चुके थे। वो मेरी कॉलेज के समय की नोटबुक थी। मैंने इसे 8 सालों से संभाल कर रखा था। मैं नोटबुक लेकर लिविंग रूम में वापस आया और उसके सामने खड़ा हो गया। मैंने नोटबुक उसके हाथ में दे दी। वो हैरानी से देखने लगा। उसकी नजर पहले पन्ने पर लिखे 4 शब्दों पर टिक गई। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसका शरीर एक पल में कठोर हो गया, यहाँ तक कि उसकी सांस भी रुक गई। वे 4 शब्द थे, 4 साल की योजना। नीचे पन्नों पर उस 10 लाख युआन की पूरी खर्च सूची लिखी थी जो उसने उस समय दी थी। हर खर्च साफ लिखा हुआ था, हर जगह तारीख और उपयोग का कारण दर्ज था। मैंने जीवन यापन खर्च की तरफ इशारा करते हुए धीरे से कहा, उस समय आपने जो 10 लाख युआन मुझे दिए थे, उसी से मैंने 4 साल तक पढ़ाई पूरी की। किराया और खर्च सब इसमें लिखा है। अब आपकी बारी है। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही वह उन संख्याओं और लिखावट को देखता रह गया। उसकी आंखों में हैरानी और सदमा था। उसके लिए वह बस एक अनौपचारिक फैसला था, लेकिन मेरे लिए वह मेरी अंधेरी जवानी की एकमात्र रोशनी थी। मैंने इसे 4 साल तक बहुत सावधानी से निभाया था। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। उसने हाथ उठाया, जैसे वह उन शब्दों को छूना चाहता हो, लेकिन पन्ने को छूने से ठीक पहले उसका हाथ रुक गया, जैसे वह कोई बहुत नाजुक चीज हो। उसने अचानक अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। उसका शरीर नीचे बैठ गया। उसके कंधे जोर जोर से कांपने लगे। लंबे समय से दबा हुआ रोना आखिरकार बाहर आ गया। वह अब बिना आवाज वाला आंसू नहीं था, बल्कि दिल चीर देने वाली चीख थी, जैसे वो पिछले 2 सालों का सारा दर्द निकाल देना चाहता हो। मैं आगे नहीं गया, न ही कोई सांत्वना दी। मैं जानता था कि उसे इस समय सस्ती सहानुभूति नहीं चाहिए। उसे बस एक रास्ता चाहिए था जहां वो पूरी तरह टूट सके। मैं चुपचाप खड़ा रहा और टिश्यू का डिब्बा उसके पास रख दिया। वो बहुत देर तक रोता रहा। इतना रोया कि उसकी आवाज भर्रा गई, इतना रोया कि उसका शरीर थककर कांपने लगा। काफी देर बाद वह धीरे धीरे शांत हुआ। वह अभी भी जमीन पर बैठा था, जैसे कोई भटका हुआ बच्चा हो। उसके कंधे अब भी हल्के हल्के हिचकियां ले रहे थे। मैंने एक कप गर्म पानी दिया। उसने ऊपर देखा और कप ले लिया। वह छोटे छोटे घूंट पीने लगा। मैंने कहा, उठ जाओ, जमीन ठंडी है। मैंने अपना हाथ बढ़ाया। वह हिचकिचाया, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और सहारे से उठ गया। वह सोफे पर बैठ गया। मैंने नोटबुक टेबल पर रख दी। लिविंग रूम फिर से लंबे सन्नाटे में डूब गया। कुछ देर बाद उसने भारी आवाज में कहा, उसकी आवाज में पछतावा था, माफ करना। मैं थोड़ा हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा। वो मेरी आंखों से नजरें बचा रहा था। उसकी आवाज और भी धीमी हो गई। उस दिन की बात, माफ करना, मैं नहीं जानता था। मुझे नहीं पता था कि उस पैसे का तुम्हारे लिए इतना महत्व होगा। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने उसकी बात काट दी। उसकी सच्चाई और दृढ़ता के विपरीत मैंने कहा, मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। अगर वह पैसा नहीं होता तो आज मैं यहां नहीं होता। मैं सच कह रहा था। वह 1 लाख युआन कभी सिर्फ पैसा नहीं था। वो मेरी जिंदगी के सबसे अंधेरे समय की एक रोशनी था। वो एकमात्र सहारा था जिसे मैं पकड़ सकता था। जब मैं कीचड़ में संघर्ष कर रहा था, तब वो मेरी एकमात्र उम्मीद थी। वो ऊपर देख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, उसके होंठ हिल रहे थे, और आखिरकार उसने वो सवाल पूछा जिसे वह दिल के सबसे गहरे हिस्से में दबाए हुए था, तुम मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हो? मैंने सीधे जवाब नहीं दिया। मैंने अपनी जेब से फोन निकाला, लॉक खोला और बैंक ऐप खोला। उस अकाउंट को खोला जिसे मैंने 8 सालों से संभाल कर रखा था, और उसे दिखा दिया। वह संदेह में फोन पकड़ रहा था। जब उसने स्क्रीन पर नंबर देखा तो वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में अविश्वास था। खाते में बैलेंस 1,46,000 युआन दिख रहा था। 1 लाख मूल राशि और 8 साल का ब्याज, उच्चतम बचत ब्याज,
दर के अनुसार। मैंने यह पैसा पहले से तैयार रखा था, बस तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा था। सू केंग्यान स्क्रीन पर नंबर को घूर रहा था। उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही थीं। वो इस 1,46,000 को समझ रहा था। उसके परिवार पर उस समय जो भारी कर्ज था, उसके सामने यह कुछ भी नहीं था, लेकिन वह इसके अर्थ को और भी गहराई से समझ रहा था। इसका मूल्य सिर्फ पैसों से कहीं आगे था। अब उसे समझ आ गया था कि मैं क्यों उसे हर कीमत पर ढूंढ रहा था, क्यों मैंने उसे अपने घर लाया और क्यों मैं उसकी इतनी देखभाल कर रहा था। ये दया नहीं थी, नहीं करुणा। उसने फोन वापस मुझे दे दिया और अपना चेहरा ढक लिया। इस बार वह नहीं रोया, लेकिन उसका शरीर लगातार कांप रहा था। उसके कंधे तनाव में थे, जैसे वो कुछ दबा रहा हो। मेरे अंदर जो खालीपन 8 साल से था, वो इस पल में भर गया, भारी लेकिन शांत। मैं उसके पास बैठ गया। इस बार मैंने दूरी नहीं रखी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके कांपते कंधे पर रखा और धीरे से उसका नाम लिया, सुकेंग्यान। सब खत्म हो गया। उसने धीरे धीरे हाथ नीचे कर लिया। आंसुओं से भरे चेहरे के साथ वह मुझे देखने लगा। तेज रोशनी में उसकी आंखों में अब खालीपन नहीं था, उनमें जैसे धीरे धीरे तारे चमक रहे थे। वो मुझे बहुत देर तक देखता रहा। फिर उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। वह बहुत कमजोर मुस्कान थी, लेकिन बहुत कीमती, जैसे लंबी सर्दियों के बाद पहली हरी कोंपल। हम दोनों के बीच का 8 साल पुराना कर्ज और आत्मसम्मान का संघर्ष इस पल में सच में खत्म हो गया, और एक नई कहानी अभी शुरू हुई थी। आत्मसम्मान का संघर्ष इस पल में सच में खत्म हो गया, और एक नई कहानी अभी शुरू हुई थी। फिर वह इस घर में वापस आया। वह इतनी खुशी से हंस रहा था। उसकी हंसी हवा में बजती घंटियों जैसी थी। उसने लंबे समय से इस अपार्टमेंट की खामोशी को तोड़ दिया। एक कटोरा लाल सेम का दलिया, क्या यह मेरे सौंदर्य स्वाद के लायक है? उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में मुस्कान भरी हुई थी। कम से कम 1 हफ्ते तक लाल सेम का दलिया खाना पड़ेगा। थोड़ा समझौता करो, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। खिड़की के बाहर शहर की रोशनी आकाश गंगा जैसी चमक रही थी। मैं जानता था कि असली त्सु खिंग्यान धीरे धीरे वापस आ रहा था, और मेरे और उसके बीच की कहानी भी अब एक नए पन्ने पर पहुंच गई थी। अब यह कर्ज और भुगतान की कहानी नहीं थी, बल्कि साथ चलने और सह अस्तित्व की कहानी थी। त्सु खिंग्यान ने इस सौंदर्य सलाहकार काम को एक औपचारिक अनुबंध की तरह ले लिया। अगले ही दिन उसने पूरी लगन से काम शुरू कर दिया। जब मैं काम पर जाता तो वह अब ऑनलाइन कोर्स नहीं देखता था, बल्कि स्टडी रूम का कंप्यूटर इस्तेमाल करता था। वो इंटीरियर डिजाइन वेबसाइट्स, कलाकारों के प्रोफाइल और ऑनलाइन आर्ट एग्जीबिशन को ऐसे देखता था जैसे कोई प्रोफेशनल हो। उसने प्रोफेशनल डिजाइन सॉफ्टवेयर भी सीख लिया। धीरे धीरे वो मेरे अपार्टमेंट की डिजाइन बनाने लगा। ये उसके लिए बिल्कुल नया क्षेत्र था, लेकिन वो बहुत जल्दी सीख रहा था। उसकी जन्मजात सौंदर्य समझ और पहले से जमा ज्ञान ने उसे एक अलग दृष्टिकोण दिया। रात को घर लौटने पर वह टैबलेट लेकर गंभीर चेहरे के साथ रिपोर्ट देता था। लिविंग रूम के लिए ग्रे टेक्सचर वॉल अच्छा रहेगा। तुम्हारी बुकशेल्फ बहुत साधारण है, मैंने कुछ मिनिमल डेकोर चुने हैं, और बालकनी में कुछ पौधे रखने से जगह और जीवंत लगेगी। मैं कम ही जवाब देता था, बस चुपचाप सुनता रहता था। उसकी आंखों में चमक देखकर मुझे लगा कि वह पहले से कहीं ज्यादा जीवंत हो गया है। तुम जो कह रहे हो सब सही है, मैंने मुस्कुराकर कहा। हम कब खरीदारी करने चलें? वो थोड़ा चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं पूरी तरह सहमत हो जाऊंगा। थोड़ी देर सोचकर उसने बजट बताया। बस इतना ही बजट है? मैंने देखा है, महंगे ब्रांड जरूरी नहीं है। अच्छी क्वालिटी के सस्ते डिजाइन भी अच्छा प्रभाव दे सकते हैं। इतना कम? मैंने सिर हिलाया। तुम सलाहकार हो, बजट तुम तय करो। तुम्हें बचत करने की जरूरत नहीं। उसने होंठ भींच लिए और कहा, बचत नहीं है, बस जरूरत नहीं है। मुझे एक सेकंड हैंड आर्ट स्टोर पता है जो वीकेंड पर खुलता है। वहां इंडी डिजाइनर्स अपने काम बेचते हैं। अच्छा और सस्ता दोनों होता है। मैंने उसकी आंखों में उम्मीद देखी और तुरंत कहा, ठीक है, हम वीकेंड पर चलेंगे। शनिवार सुबह मैं उसे शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने गोदाम जैसी जगह पर ले गया। दुकान औद्योगिक शैली में बनी थी, जहां हर जगह अलग अलग अनोखे डिजाइन और कला के काम थे। सू किंग्यान यहाँ बहुत उत्साहित हो गया। वो हर स्टॉल पर मुझे खींच कर ले जाता और हर चीज पर अपनी राय देता। इस मोमबत्ती स्टैंड का डिजाइन बहुत खास है, सिर्फ 20 युआन का है। ये हाथ से बना वॉल पेंटिंग बहुत सुंदर है। ये पेंटिंग थोड़ी मैटिसे जैसी लगती है, लेकिन ज्यादा स्वतंत्र शैली में है। वो एक स्टॉल पर गया जहाँ पेंटिंग्स रखी थी। उसने एक ठंडी रंगों वाली अमूर्त पेंटिंग उठाई। उसकी आंखों में उत्साह था। उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, ये ठीक है? मैंने सिर हिलाया। वह दुकानदार से मोल भाव करने लगा। उसका चेहरा बहुत उत्साहित था। ये पहली बार था जब मैंने उसे इतना जीवंत देखा। उसकी सारी घमंड और टूटन गायब हो चुकी थी। वो एक बच्चे जैसा लग रहा था जिसे उसका पसंदीदा तोहफा मिल गया हो। उस पूरे दोपहर
हमने बहुत सारी चीजें खरीदी, मोमबत्ती स्टैंड, पेंटिंग्स दीवार पर टांगने वाले सजावटी सामान और वो अमूर्त पेंटिंग जिसे उसने पहली नज़र में ही चुन लिया था। हर चीज़ महंगी नहीं थी, लेकिन हर एक वस्तु में उसकी सौंदर्य समझ और भावना शामिल थी। मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था और उसका सामान उठाने में मदद कर रहा था। उसके चेहरे की ओर देखते हुए अचानक लगा कि पिछले 8 सालों की मेरी सारी मेहनत और कोशिशें सिर्फ इसी पल के लिए थीं, ताकि वह फिर से मुस्कुरा सके और मैं उसके साथ रह सकूं, उसे एक सुरक्षित ठिकाना दे सकूं। वापस लौटते समय त्सुकिंग्यान आगे की सीट पर झुका हुआ था। उसके हाथ में वही पेंटिंग थी और वह बिल्ली के बच्चे की तरह संतुष्ट लग रहा था। काफी देर बाद उसने धीरे से कहा, चेनयान, धन्यवाद। मुझे किस बात के लिए धन्यवाद? मैंने उसकी तरफ देखा। मेरे सौंदर्य बोध पर भरोसा करने के लिए। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन बहुत सच्ची थी, और मुझे बोझ न समझने के लिए। घर पहुंचते ही त्सुकिंग्यान तुरंत काम में लग गया। वह कुर्सी पर चढ़कर सावधानी से वो पेंटिंग दीवार पर टांगने लगा। ठंडे रंगों वाली वो पेंटिंग एक पल में कमरे की उदासी को कम कर रही थी। उसने मोमबत्ती स्टैंड बेड साइड टेबल पर रखा, हैंडमेड कालीन लिविंग रूम में बिछाया और बालकनी के कोने में पौधे रख दिए। ये वही ठंडा और साधारण अपार्टमेंट था जिसमें मैं लंबे समय से अकेला रह रहा था, लेकिन अब उसकी देखभाल से इसमें जीवन की गर्माहट आने लगी थी। इसी बीच वकीलों की टीम से अच्छी खबर आई। कई दौर की बातचीत के बाद उन्होंने सबसे बड़े कर्जदार बैंक के साथ प्रारंभिक समझौता कर लिया था। बैंक ने शर्त रखी कि अगर त्सुकिंग्यान 3 महीने के भीतर मूल कर्ज का 20% चुका देता है, तो वे अदालत में आवेदन करके उसका नाम अस्थायी रूप से डिफॉल्टर सूची से हटा देंगे और उसके नागरिक अधिकार बहाल कर देंगे, जैसे बैंक खाता खोलना, हाई स्पीड ट्रेन और फ्लाइट लेना। ये एक बड़ा मोड़ था, लेकिन 20% राशि अभी भी बहुत बड़ी थी। वकील ने दस्तावेज मेज पर रख दिए और गंभीरता से कहा, यह सबसे अच्छा समझौता है जो हम कर सकते हैं। 3 महीने का समय है, इसके बाद सब खत्म हो जाएगा। सुकिंग्यान ने समझौता पत्र उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे और चेहरा फिर से पीला पड़ गया। मैं आज खरीदी हुई सारी चीजें बेच दूंगा। उसकी आवाज भारी थी। मेरे पिता की विदेश में कुछ पुरानी चीजें भी हैं, शायद उनसे कुछ पैसे मिल जाए, लेकिन वह खुद भी जानता था कि यह पर्याप्त नहीं होगा। मैंने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ बोले अपने कमरे में जाकर लैपटॉप ले आया। मैंने उसे सामने रख दिया। स्क्रीन पर मेरे शेयर और निवेश पोर्टफोलियो दिख रहे थे। पिछले वर्षों में मैंने अपनी सारी बचत और मेहनत पूंजी बाजार में निवेश कर दी थी। अब मेरी संपत्ति उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। त्सुकिंग्यान स्क्रीन देखकर स्तब्ध रह गया। ये पर्याप्त है क्या? पहले भुगतान के लिए पर्याप्त है, और भी बच जाएगा। मैंने लैपटॉप बंद किया और उसकी आंखों में देखा। मैंने कहा था ना, हम मिलकर उसका भुगतान करेंगे। ये पैसे का दान नहीं है, बल्कि एक न्यायपूर्ण निवेश है। वो रोते हुए बोला, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मैं तुम्हें अपने साथ नीचे नहीं खींच सकता। मैंने उसे रोकते हुए कहा, तुम एक नई डिजाइन कंपनी शुरू कर सकते हो। नाम होगा त्सुकिंग्यान एस्थेटिक डिजाइन। तुम इसके फाउंडर और एकमात्र डिजाइनर होंगे। मैं पैसा लगाऊंगा ताकि कर्ज चुकाया जा सके, और जब कंपनी चलेगी मुझे 51% हिस्सेदारी चाहिए। न्यायपूर्ण है ना? वह हैरान होकर मुझे देखता रहा। उसकी आंखों में गहरा सदमा और भावनाएं थीं। अंत में वह समझ गया कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं ठंडी बिजनेस लॉजिक के साथ उसकी मदद कर रहा था, ताकि उसकी जिद और आत्मसम्मान सुरक्षित रह सके। मैं कुछ भी नहीं जानता। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं डरता हूं कि मैं कर नहीं पाऊंगा। मैंने उसे रोक दिया। तुम्हारी सौंदर्य समझ कभी खत्म नहीं हुई। मैं तुम पर भरोसा करता हूं, तुम भी खुद पर भरोसा करो। वह मुझे देर तक देखता रहा। फिर उसने धीरे से सिर हिला दिया, लेकिन इस बार बहुत मजबूती से।